हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। तो आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में। आप सभी को पता है, अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद मोदी जी ने ये स्टेप लिया था कि सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सिंधु जल समझौता होता क्या है, कैसे ये कब कब ये समझौता हुआ, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और कौन कौन सी नदियाँ के कितना पानी भारत को मिलता है, कितना पाकिस्तान को मिलता है, और यदि कोई विवाद होता है तो उसका किस तरह से समाधान किया जाएगा, और कौन कौन सी परियोजनाएं कौन कौन सी नदियों पर है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तब जमीनी भूमि का तो विभाजन हो गया था, लेकिन एलओसी बन गई थी, लेकिन जो जा रहा था उसका विभाजन कर पाना मुश्किल था। तो उसी के संदर्भ में 20 दिसंबर 1947 को चीफ इंजीनियर समझौता हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि जैसे चल रहा है वैसे चलेगा 31 मार्च 1948 तक। तो 31 मार्च 1948 तक जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा था। भारत ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जैसे ये नदियां जो अपना बहाव के साथ में जैसे पाकिस्तान की तरफ जाती थी, तो उसी तरह से ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे ही 1 अप्रैल 1948 हुआ, तो भारत ने कुछ परियोजनाएं नदियों पर बनाना स्टार्ट कर दी। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया, और उसी के संदर्भ में 1951 में जो उस टाइम के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या किया, डेविड लिलियंथल को आमंत्रित किया। इन्होंने बुलाया, ये अमेरिकन है और ये टेंस नदी के पूर्व महाप्रमुख थे। तो नेहरू जी ने सोचा कि ये स्पेशलिस्ट है इस मामले में, तो इनको बुलाया भारत में। और इन्होंने क्या किया कि भारत में भी विजिट किया और पाकिस्तान में भी विजिट किया, दोनों नेताओं के साथ मिले। तो इन्होंने जो एक्चुअल स्थिति थी उसका पता लगाया, और इन्होंने क्या किया था, एक लेख लिखा था, और उसी लेख को उठाते हुए बाद में वर्ल्ड बैंक के जो प्रमुख थे डेविड ब्लैक करके, उन्होंने इस समझौते में मध्यस्थता की थी, सिंधु जल समझौते में। ये कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था, कराची में हुआ था। इसमें किस किस ने सिग्नेचर किए थे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पीएम थे, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय के तत्कालीन अयूब खान जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं इसके प्रमुख जो इसका मेन कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये समझौता है क्या, और इसमें कौन कौन सी नदियां किस तरीके से बंटवारा किया गया था, किस तरीके से समझौता हुआ था। तो एक्चुअल में ये 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 6 नदियां हैं, इनको बांटा गया था। तो सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों का तो 80% हिस्सा, 80% जल है जो पाकिस्तान को दिया गया था कि इन तीनों का जल पाकिस्तान उपयोग करेगा 80%, और बाकी का जो 20% है वो हिंदुस्तान उपयोग कर सकता है। ये पश्चिमी नदियां थी और ये पूर्वी नदियां थी, और ये 5 नदियों के कारण ही, इनके बहाव क्षेत्र के कारण इस जगह का नाम पंजाब पड़ा था। और पंजाब को भी इसीलिए डिवाइड किया गया था, पश्चिम वाला पंजाब पश्चिमी पंजाब, पूर्वी वाला पूर्वी पंजाब। तो पंजाब भी इनके आधार पर डिवाइड किया गया था। तो ये सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पाकिस्तान और 20% इंडिया। और जो रावी, व्यास और सतलुज नदी हैं, ये जो 3 पूर्वी नदियां हैं, इनके लिए बोला गया था कि इनका 80% पानी हिंदुस्तान यूज करेगा और 20% पाकिस्तान कर सकता है। तो इस तरह से ये समझौते में ये चीजें डिक्लेयर की गई थी, और ये चीजें बताई गई थी कि इस तरीके से जल का बंटवारा होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पश्चिम में सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया, और रावी, व्यास और सतलुज का 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान। तो इस तरीके से जल का बंटवारा किया गया था। और इसमें साथ में ये अनुच्छेद भी डाला गया था, अनुच्छेद 9, जो इंडस वाटर ट्रीटी, IWT मतलब इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें ये बता दिया गया था कि यदि कोई विवाद होता है आगे फ्यूचर में, तो त्रिस्तरीय समाधान अपनाया जाएगा। उसमें एक तो सिंधु जल आयोग बनाया गया था, पाकिस्तान और इंडिया के एक एक कमिश्नर उच्च आयोग थे, और उनको लेकर सिंधु जल आयोग बनाया गया।
और उसमें ये कहा गया कि एक बार इसकी हर साल इसकी मीटिंग होना अनिवार्य है, एक बार पाकिस्तान में होगी, एक बार इंडिया में होगी। तो सबसे पहले यदि कोई विवाद होता है तो सबसे पहले ये आयोग सुलझाने की कोशिश करेगा। यदि इससे भी समझौता नहीं होता है तो फिर वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट भेजेगा, जो किसी भी देश के नहीं हो, भारत के भी नहीं हो, पाकिस्तान के भी नहीं हो, न्यूट्रल एक्सपर्ट भेजेगा वर्ल्ड बैंक। यदि उनसे भी यदि समाधान नहीं हुआ तो तीसरा स्टेप है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो मुख्यालय है वो हैग में है, नीदरलैंड में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1899 में हुई थी। तो यदि इन दोनों से समाधान नहीं होता तो मामला कहाँ जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्ट, ये त्रिस्तरीय समाधान भी उसी समय लिख दिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के अनुच्छेद 9 में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे झेलम नदी पे किशनगंगा परियोजना चल रही है। झेलम नदी की एक सहायक नदी है नीलम नदी, उस पर चल रही है किशनगंगा परियोजना। चेनाब नदी पर बगलिहार, रतलेट, ये 2 परियोजनाएं हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध, जैसा कि अब हम सब जानते हैं, इसमें नेहरू जी ने आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी भाखड़ा नांगल डैम को। और व्यास नदी पर पौंग बांध, रावी नदी पर रणजीत सागर बांध। तो इस तरीके से ये इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं समय समय पर, और इसको लेकर पाकिस्तान ने हर बार ऑब्जेक्शन किया है। एक बार वो किशनगंगा जब परियोजना बन रही थी तो उस टाइम पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया था, लेकिन इसने भी भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और उसने कहा था कि समझौते में लिखा हुआ है कि 20% जल भारत उपयोग कर सकता है, और इसमें तो उपयोग भी नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं चलाई गई थी, इसमें क्या था कि जो पानी को घुमा के विद्युत उत्पादन किया था और वापस पानी का बहाव उसी तरफ छोड़ दिया गया था। तो उसमें पानी का यूज नहीं था, बस वो विद्युत उत्पादन किया गया था उससे, जल से। तो इस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी भारत के पक्ष में फैसला दिया। वर्तमान में क्या किया है मोदी जी ने, इसको स्थगित कर दिया गया है। अभी ये चीज ध्यान देने वाली है कि इसको स्थगित किया गया है, इसको अभी बंद नहीं किया गया है, इसको इसके जल को अभी रोका नहीं गया है, क्योंकि ये 6 नदियां हैं और ये 12मासी नदियां हैं, इनका जल लगातार प्रवाह होता रहता है। तो इतना आसान नहीं है इनके जल को रोकना। इनके जल को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाएंगे, एक्वाडक्ट बनाई जाएगी, तब इनका बहाव कम होगा और तब ये इनका जल प्रॉपर रुक पाएगा। तो अभी ये योजना स्थगित की गई है। हालांकि इससे पहले इस तरह की जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का एक मजबूत उदाहरण था सिंधु जल समझौता की। भारत पाकिस्तान में कितने भी मनमुटाव हो, लेकिन सिंधु जल समझौता कभी इस तरह से स्थगित नहीं किया गया। लेकिन जो पहलगाम की घटना थी उसने सभी देशवासियों को झकझोर दिया और ये फैसला सरकार को लेना पड़ा। और अभी जो हमने आज देखा ऑपरेशन सिंदूर, वो भी काफी अच्छा स्टेप लिया है मोदी गवर्नमेंट ने, और उसमें 9 आतंकी जो अड्डे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनको उड़ा दिया गया। तो ये सब चीजें थी। अब इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये 6 नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, अब इसकी डेट पूछी जा सकती है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। 19 सितंबर 1960 में। कौन सी नदियां पाकिस्तान कौन सी नदियों का 80% जल उपयोग करेगा, सिंधु, झेलम और चिनाब, जो पश्चिमी नदियां हैं। पश्चिमी वाला भी ध्यान रखना, इसमें भी एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है पश्चिमी और पूर्वी। जो पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% भारत उपयोग करेगा। तो ये एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें किसने मध्यस्थता निभाई थी, वर्ल्ड बैंक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है। झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशनगंगा है, बगलिहार और रतले परियोजना चेनाब नदी पर है, सतलज नदी पर भाखड़ा डैम है, व्यास नदी पर पौंग डैम है, रावी नदी पर रणजीत सागर डैम है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।